मित्रों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है मस्तिष्क यानी माइंड, और इस माइंड का आज दूसरा भाग। हेडिंग है टेलीपैथी क्या है। 1 महीने पहले हमने इस पृष्ठ पर अतीन्द्रिय दृष्टि और दूर संवेदन के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए 1 लाख से अधिक परीक्षणों से प्रोफेसर राइन और ड्यूक विश्वविद्यालय में उनके सहयोगियों द्वारा हासिल उल्लेखनीय परिणामों में से कुछ का उल्लेख किया था। ये परिणाम हार्पर्स मैगजीन में पहले 2 लेखों में प्रस्तुत किए गए थे। दूसरे में जो एक दिखाया गया है, लेखक E.H. राइट अवधारणा के इन अतिसंवेदी तरीकों की प्रकृति से संबंधित जो कुछ सीखा है या जिसका निष्कर्ष निकालना उचित लगता है, उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दूर संवेदन और अतीन्द्रिय दृष्टि राइन के प्रयोगों के परिणाम के रूप में अब वैज्ञानिकों को अत्यधिक संभावित लगती है। विभिन्न शीघ्र ग्रहण करने योग्य लोगों से एक विशेष पैक में से इतने पत्तों के नाम लेने के लिए कहा गया जितने वे बिना देखे और बिना कोई अन्य संवेदी उपयोग किए बता सकते थे। कई पुरुषों और महिलाओं की खोज कर ली गई जो नियमित रूप से बहुत से पत्तों का सही नाम बता सके थे, और इसके संयोग का भाग्य के कारण होने की करोड़ों संभावनाओं में से एक भी संभावना नहीं थी। लेकिन उन्होंने यह कैसे किया? यह मानते हुए कि इन शक्तियों का अस्तित्व है, ये संवेदी प्रतीत नहीं होती हैं, उनके लिए कोई ज्ञात अंग नहीं है। प्रयोगों ने 100 मील की दूरी पर भी उतनी ही अच्छी तरह से काम किया जितना एक ही कमरे में किया गया था। श्रीमान राइट की राय में इन तथ्यों को भी विकिरण के किसी भी भौतिक सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। विकिरित ऊर्जा के सभी ज्ञात रूपों में तय दूरी के वर्ग के साथ व्युत्क्रमानुपाती गिरावट आती है। दूर संवेदन और अतीन्द्रिय दृष्टि में नहीं आती है, लेकिन वे हमारी अन्य मानसिक शक्तियों की तरह भौतिक कारणों के माध्यम से बदलती हैं। सबसे व्यापक राय के विपरीत वे तब बेहतर नहीं होती है जब व्यक्ति सुप्त अवस्था या अर्धनिद्रा की अवस्था में होता है, बल्कि इसके विपरीत जब वह पूरी तरह जागा हुआ सतर्क होता है। राइन ने खोजा कि एक मादक द्रव्य समझने वाले के अंग कम कर देगा, और जबकि एक प्रेरक हमेशा इसे ऊंचा कर देगा। सबसे विश्वसनीय प्रदर्शनकर्ता जाहिर तौर पर एक अच्छा स्कोर नहीं बना सकता जब तक वह अपनी पूरी कोशिश न करे। एक निष्कर्ष जो राइट ने विश्वास से निकाला वह है कि दूर संवेदन और अतीन्द्रिय वास्तव में एक समान ही है। यही कारण है कि एक मेज पर उल्टे पड़े पत्ते को बता देने में प्रयोग होने वाला संकाय ही वह एक है जो किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार को पढ़ता है। इस विश्वास के कई आधार हैं। अब तक उदाहरण के लिए ये 2 उपहार हर उस व्यक्ति में पाए गए हैं जो उनमें से किसी एक का आनंद उठाता है। अभी तक हर एक में दोनों लगभग एक समान प्रबलता वाले होते हैं। दोनों पर ही किसी पर्दे, दीवारों, दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट इस निष्कर्ष से भी आगे की जो बात व्यक्त करते हैं वह मात्र अंतर्ज्ञान से अधिक कुछ नहीं है कि अन्य अतिरिक्त संवेदी अनुभव, भविष्य सूचक सपने, आपदा के पूर्वाभास और इसी तरह उसी संकाय का हिस्सा साबित हो सकते हैं। पाठक को इन निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा गया है जब तक कि वह इसे आवश्यक न समझे, लेकिन राइन के ढेर सबूत प्रभावशाली रहने ही चाहिए। इस स्थिति के संबंध में डॉक्टर राइन की घोषणा को देखते हुए, जिसके तहत मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करता है जिसे वह अवधारणा के अतिरिक्त संवेदी तरीके कहता है, मैं अब उनकी गवाही में यह जोड़ते हुए विशेषाधिकार प्राप्त महसूस करता हूँ कि मैंने और मेरे साथियों ने वह खोज लिया है जो हम विश्वास करते हैं कि एक आदर्श स्थिति है जिसके तहत मस्तिष्क को प्रेरित किया जा सकता है ताकि अगले अध्याय में वर्णित छठी इंद्रिय से व्यावहारिक तरीके से कार्य करवाया जा सके। मैं जिन परिस्थितियों का संदर्भ देता हूँ वह मेरे और मेरे स्टाफ के 2 सदस्यों के बीच कार्य का गठबंधन है। प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से
हमने खोजा है कि अपने मस्तिष्क को प्रेरित कैसे करें। अगले अध्याय में वर्णित अदृश्य सलाहकारों के संबंध में प्रयोग किए गए सिद्धांत को लागू करने से, ताकि अपने 3 मस्तिष्कों के सम्मिश्रण से एक बनाने की एक प्रक्रिया द्वारा उन निजी समस्याओं की एक महान विविधता का हल निकाले जो मेरे ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। प्रक्रिया बहुत सरल है। हम एक सम्मेलन की मेज पर बैठते हैं। हम स्पष्ट रूप से विचाराधीन समस्या की प्रकृति बताते हैं। फिर यह चर्चा शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में आए किन्हीं भी विचारों का योगदान देता है। मस्तिष्क को प्रेरित करने की इस विधि के बारे में अजीब बात यह है कि यह प्रत्येक प्रतिभागी को निश्चित रूप से उसके अनुभव से बाहर के ज्ञान से अज्ञात स्रोतों के संपर्क में ले आता है। यदि आप मास्टरमाइंड पर अध्याय में वर्णित सिद्धांत को समझते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ मास्टरमाइंड के एक व्यावहारिक प्रयोग के रूप में वर्णित गोल मेज तकनीक की प्रक्रिया को पहचानते हैं। 3 लोगों के बीच निश्चित विषयों की सामंजस्यपूर्ण चर्चा के माध्यम से मस्तिष्क को प्रेरित करने का यह तरीका मास्टरमाइंड का सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक उपयोग को दिखाता है। इसी तरह की एक योजना को स्वीकार और पालन करके इस दर्शन का कोई भी छात्र परिचय में वर्णित प्रसिद्ध कार्नेगी सूत्र को प्राप्त कर सकता है। यदि इस समय में आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है तो इस मेज पर निशान लगाएं और अंतिम अध्याय के बारे में इसे फिर से पढ़ें। अवसाद के भेष में एक वरदान था, एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी दुनिया को परिवर्तित किया, जो हर एक को एक नया अवसर देता है। दोस्तों, मस्तिष्क का दूसरा और पूरा लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।